तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद MIQ ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। पेज नंबर 29 पे हम लोग पहले ईथर पे बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ईथर पे, आपको एक रिएक्शन दिखाया हुआ है इथेनॉल H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करके डाई मिथाइल ईथर बना रहा है। कई सवाल पूछे हैं यहाँ पे। पहला सवाल है एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन टेक प्लेस। आपको पता है कि 413 केल्विन यहाँ पे यूज करते हैं जब भी कभी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाती है टू मेक ईथर। और क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर टेम्परेचर 413 ना होकर 43 हो तो क्या होता है। तो आपको पता है 443 पे एलिमिनेशन हो जाती है जिसका मतलब है कि OH चला जाएगा, साथ वाली कार्बन से H चला जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। सी पार्ट आ रहा है इफ इंस्टेड ऑफ इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज व्हाट हैपेंस। आइसोप्रोपाइल एक कार्बन पे 2 मिथाइल और एक H, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और आपको बताया हुआ है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो 413 पे तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है, एल्कीन। एल्कीन बिकम द मेजर प्रोडक्ट। आपको बताया गया था सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल नहीं यूज करते इस प्रोसेस में क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन बनने का चांस है। OH चला जाएगा, साथ वाली कार्बन से H चला जाएगा एंड यू गेट एल्कीन। ईथर भी बनेगा बट एल्कीन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। डी पार्ट है इफ द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर यूज्ड देन व्हाट हैपेंस। तो आपको पता है अगर आप दो अलग एल्कोहल यूज करते हो 413 पे और दोनों प्राइमरी हैं तो अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यू विल गेट मिक्सचर ऑफ ईथर्स। 3 ईथर बनने की संभावना रह जाएगी, डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली। एक साथ वो जो सारे रूल्स थे वो एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करा दिया आपको। तभी जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो आप आओ, आप रिवीजन क्लासेस में आओ। जो ये रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में भी देख रहे होगे मुझको, आप आओ क्लासेस के अंदर, आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको पता है ये थोती बोती क्लासेस नहीं है, बहुत ही हाई क्वालिटी हाई आउटपुट क्लासेस हैं और पूरा डिसाइडेड सिलेबस है क्या कराना है कैसे कराना है एंड एवरीथिंग विच यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है। ई पार्ट आ रहा है इसका मैकेनिज्म। इसका मतलब ऊपर जो रिएक्शन आपको इथेनॉल का दिया हुआ है उसी के बारे में सवाल चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। तो एनसीईआरटी इसको इकट्ठा दिखाती है। तो एक तरफ जहां से यहाँ पानी निकलेगा इससे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, उसी वक्त दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो चार्ज जो कार्बन पे आना था
वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। थर्ड है डीप्रोटोनेशन। लिखो जी, ये इसका मैकेनिज्म है। जितने मैकेनिज्म सिलेबस में है वो सारे पैकेज में कवर्ड है। हेलोकेन हेलोरीन में आपने SN1 SN2 के जो क्वेश्चन थे मैकेनिज्म के वो करा दिए थे। एल्कोफिनॉल ईथर में भी इस पैकेज में सारे मैकेनिज्म कवर्ड है, कोई मैकेनिज्म छूटेगा नहीं इसमें। तभी कह रहे हो एग्जाम से पहले ये बुक बहुत यूजफुल रहेगी, इट कवर्स एवरीथिंग। थोड़ी जगह कम रहेगी मैकेनिज्म की, लेकिन सामने पेज खाली था इसलिए मैंने जगह यहाँ ज्यादा छोड़ी नहीं थी, तो आप सामने वाला पेज, हेडिंग वाला पेज यूज कर सकते हो। दूसरा, ये हैबिट नहीं बननी चाहिए कि बस लिखते जा रहे हो, कोई सवाल मन में है, पढ़ के आते हो तो सवाल साथ साथ पूछो। अगला आ रहा है यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस विलियमसन के, क्योंकि ईथर बनाने के दो ही तरीके थे, एक तो एल्कोहल की डिहाइड्रेशन, उस पर सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपने लिख लिए। अब अगला आ रहा है विलियमसन। इसमें भी सारी वैरायटी कवर्ड है। विलियमसन में पहला ईथर बना रहे हैं हम, सिमेट्रिकल ईथर। आपको पता है विलियमसन में एक एल्काइल पार्ट एल्कोक्साइड से आता है और एक एल्काइल पार्ट एल्काइल हैलाइड से आता है। अगर ईथर एलिफेटिक सिमेट्रिकल है तो कोई रूल की जरूरत नहीं है आपको, एक मिथाइल पार्ट एल्कोक्साइड ले आएगा और एक मिथाइल पार्ट एल्काइल हैलाइड ले आएगा। दूसरा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है और वो एलिफेटिक ईथर है। ऐसे में रूल ये होता है कि जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल हैलाइड लेकर आए। ये एक ऐसा ब्यूटीफुल रूल है जिससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अलग अलग रीजंस होते हैं लेकिन एक रूल से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि छोटा एल्काइल ग्रुप हेलोजन लेकर आए। क्योंकि यहाँ पे SN2 चलता है और SN2 में ये सारे क्वेश्चन आपको पता है SN2 के होते हैं, और SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टीरिक हिंडर्स। तो जो एल्काइल हैलाइड है वो एज छोटा एज पॉसिबल होना चाहिए, वो एज लेस स्टीरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। तो अगर आपको बनाना है कोई भी अनसिमेट्रिकल ईथर, मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक जुगाड़ था, आपको दिया गया था, हालांकि रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन इस लाइन से विलियमसन के सारे क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। जैसे सी पार्ट में जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो कौन है? वो मिथाइल है, तो फिर आप मिथाइल लेकर आओगे एल्काइल हैलाइड से, और फिनाइल लेकर आओगे एल्कोक्साइड से। हालांकि आपको पता है इसमें रीजन कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन यूज ही नहीं कर सकते थे बिकॉज वो SN1 SN रिएक्शन नहीं दिखाती। और डी पार्ट भी आप देख सकते हो, छोटा एल्काइल ग्रुप कौन है ये बताओ? मिथाइल। तो दैट विल कम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और बड़ा है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बड़ा ग्रुप आएगा फ्रॉम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड।
अगला क्वेश्चन आ रहा है मैकेनिज्म। बाबर समझाते हैं विलियमसन इज SN2। SN2 में एल्काइल हैलाइड को देखो। एल्काइल हैलाइड है आपका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के 4 बॉन्ड खोल लिए, 3 बॉन्ड ट्राइंगल, एक हॉरिजॉन्टल। Cl यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अटैकिंग ग्रुप कौन है? इथॉक्साइड। ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। पहले बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, और फिर बनेगा आपका प्रोडक्ट। बना। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है पेज 31 पे। Why following a wrong method to prepare the ether give the correct preparation as well? पहले में क्या गलती है लिखो। लिखो ब्रोमीन अटैच विद ब्रोमीन बेंजीन। ब्रोमीन अटैच विद बेंजीन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ब्रोमीन अटैच विद बेंजीन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ड्यू टू sp2 कार्बन, ड्यू टू sp2 कार्बन शॉर्टर बॉन्ड, sp2 कार्बन शॉर्टर बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड करेक्टर। sp2 कार्बन शॉर्टर बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ब्रोमीन अगर बेंजीन के साथ लगी है वो तो बाहर आएगी नहीं, क्योंकि sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है बेंजीन वाली, और फिर रेजोनेंस भी होती है यहाँ पे, जिससे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड करेक्टर। तो फिर सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि आप बेंजीन का हिस्सा एल्कोक्साइड से लाओ और जो मिथाइल है वो आप ब्रोमाइड से लाओ। ये करेक्ट मेथड है। सेकंड वाले में क्या गलती है बोलो। सेकंड में दिक्कत ये है कि एल्काइल हैलाइड आपने टर्शी ले लिया है और सामने स्ट्रॉन्ग बेस बैठा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन के बजाय क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। लिखो सेकंड पार्ट का आंसर लिखो। टर्शरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन which prefer elimination, which prefer elimination in presence of strong base, which prefer elimination in presence of strong base,
in presence of strong base to form alkene. In presence of strong base to form alkene. Hence, correct way to prepare ether is तो वो जो टर्शरी वाला हिस्सा है वो एल्काइल हैलाइड से ना लाके वो एल्कोक्साइड से लाना होगा, फिर जो ईथर आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनेगा। तो टर्शरी ईथर बनाना हो टर्शरी पार्ट एल्कोक्साइड लाएगा, एरोमेटिक ईथर बनाना हो एरोमेटिक पार्ट एल्कोक्साइड लाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है व्हाई एनिसॉल इज एक्टिवेटिंग एन ओपी डायरेक्टर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो OCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। OCH3 group increase electron density in benzene by plus R effect. Hence act as activating group. Hence act as activating group. Activating group वो होते हैं जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और जो OCH3 ग्रुप है वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है वाया प्लस आर इफेक्ट। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। ओपी डायरेक्टर क्यों है? सेकंड पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग प्लस आर इफेक्ट, ड्यूरिंग प्लस आर इफेक्ट ortho and para position become electron rich. During plus R effect, ortho and para position become electron rich. Hence, electrophile prefer to attack at ortho and para. Hence, electrophile prefer to attack at ortho and para. तो जब प्लस आर इफेक्ट चल रहा होता है, बनाओ डायग्राम, तो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो ऑर्थो पैरा पे आते हैं। इसीलिए जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे अटैक करना पसंद करता है। अब ईथर का रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शन में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसिड क्लीवेज रिएक्शन। तो उसमें जितनी संभावनाएं बनती थी उनको एक सिंगल शॉट में दिखा दिए। हर एक पार्ट एक रूल है। पहला रूल, ईथर अगर सिमेट्रिकल है, बोलो, ईथर अगर सिमेट्रिकल है तो एसिड डालने पे एक एल्काइल पार्ट का बन जाएगा एल्कोहल और एक का बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। करो पूरा, साथ साथ रूल अपने आप रिवाइज करते चलो। एक एल्काइल पार्ट का बन जाएगा एल्कोहल, एसिड डालने पे ईथर टूट जाते हैं, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनता है। रूल नंबर 1, ईथर अगर सिमेट्रिकल हो, एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल, एक का एल्काइल हैलाइड। रूल नंबर 2, अगर ईथर अनसिमेट्रिकल है तो जिसपे भीड़ भाड़ कम है उस पे हैलोजन अटैक करेगा। छोटे एल्काइल ग्रुप पे हैलोजन जुड़ेगा, बड़े एल्काइल पार्ट का एल्कोहल बनेगा। सी पार्ट, अगेन ईथर अनसिमेट्रिकल है, छोटा एल्काइल ग्रुप पे हैलोजन अटैक करेगा, जो बड़ा एल्काइल पार्ट है उसका एल्कोहल बनेगा।
डी पार्ट, अब आपका रूल बदल जाएगा क्योंकि ये टर्शरी आ गया। टर्शरी होने पे SN1 हो जाता है। SN1 में छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़े की कहानी होती है SN2 की। ये जो लिखा है आपने छोटा छोटा, ये SN2, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, SN2। लेकिन जैसे ही टर्शरी आ गया, टर्शरी SN1 दिखाने वाला है। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल और रिएक्टिव होगा, तो टर्शरी पार्ट पे कौन अटैक करेगा, हैलोजन, और दूसरा जो पार्ट होगा उसका एल्कोहल बनेगा। और लास्ट रूल आ रहा है एरोमेटिक। अच्छा, इसमें एरोमेटिक दिया ही नहीं मैंने, मैं ऐड कर देता हूं अभी। ई पार्ट में भी सेम लॉजिक लगाना है आपको। आपको पता है ये एनसीईआरटी केस था और बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इस पैकेज में इसका मैकेनिज्म भी करवाया हुआ है। एक तरफ बेंजाइल है और एक तरफ मिथाइल है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है और वो हाईली स्टेबल होता है, तो जो टर्शरी के साथ हुआ है वही बेंजाइल के साथ होगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन, इससे मेमोरी बढ़ेगी। यहाँ बेंजाइल का कार्बोकेटाइन स्टेबल है, SN1 चलेगा यहाँ पे। तो बेंजाइल पार्ट के साथ हैलोजन जुड़ेगी और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका बनेगा एल्कोहल। एक F पार्ट ऐड कर लो, एनिसॉल। अगर आप एरोमेटिक ईथर तोड़ रहे हो तो आपको पता है बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो आप तोड़ नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर। तो फिनाइल पार्ट, आयोडीन लगा हुआ था, मैंने हर जगह Cl लगा दिया, अब अपने आप ठीक कर लेना। तो जो फिनाइल पार्ट है उसका एल्कोहल फिनॉल बनेगा, क्योंकि C और O का बॉन्ड तो टूट नहीं सकता बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मिथाइल पार्ट के साथ हैलोजन लग जाएगी। तो जहां HI लिखा है उसे HCl कर लो, छोटी बातें, आपको पता है आपको क्या करना है। रूल्स दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर एल्कोहल सिमेट्रिकल है तो एक अल्काइल पार्ट का एल्कोहल, एक का अल्काइल हैलाइड। अगर एल्कोहल अनसिमेट्रिकल है, प्राइमरी या सेकेंडरी पार्ट ही है, तो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगेगी। अगर टर्शरी पार्ट अवेलेबल है तो SN1 फॉलो हो जाएगा और टर्शरी एल्काइल पार्ट के साथ हैलोजन लगेगी। अगर बेंजाइल अवेलेबल है तो बेंजाइल के साथ हैलोजन लगेगी, क्योंकि वो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। और एरोमेटिक ईथर जब भी कभी टूटते हैं तो बेंजीन और O का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो O के साथ H और मिथाइल के साथ Cl। ये सारे रूल्स हैं जी। नीचे आ रहा है मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन। ईथर लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस मतलब somebody who is electron rich having a lone pair। आप एसिड डाल रहे हो, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी, O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि ऑक्सीजन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से छीनेगी तो मिथाइल बनेगा, दोनों ही SN1 दिखा नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉलो हो जाएगा, SN2। SN2 ड्राइंग शुरू, और SN2 में फोकस क्या हो जाएगा, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसकी कार्बन पे स्टार लगा लेना है, हैलोजन इस पे अटैक करेगी। जैसे ही आप तय करते हो कि यहाँ SN2 है तो छोटे एल्काइल ग्रुप की कार्बन पे स्टार लगाना है, फोकस करना है कि इस पे हैलोजन अटैक करेगी, क्योंकि आपने HCl डाला है, HI डाला है, तो आयोडाइड किस पे अटैक करेगा, छोटे एल्काइल ग्रुप की कार्बन पे। उस पे मैंने स्टार लगा लिया। आपको पता है जो कार्बन स्टार वाली होती है उसके 4 बॉन्ड, 3 ट्रायंगल, एक हॉरिजेंटल। लीविंग ग्रुप कौन है, OH प्लस इथाइल। अटैकिंग ग्रुप कौन है, आयोडाइड। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। पहले बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद बनेगा आपका प्रोडक्ट। बनाओ।
8th क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपका टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, इसका भी पहला स्टेप रहेगा प्रोटोनेशन। सभी ईथर्स में पहला स्टेप यही रहता है। ऑल ईथर्स आर लुईस बेसिस, दे आर क्लीव्ड बाय एसिड, एसिड बेस्ड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। हमारे केस में क्या होता है, O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब ऑक्सीजन अपना चार्ज खत्म करने के लिए कहीं से तो रास्ता निकालेगी। अगर वो यहां से इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, और अगर ये वहां से इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 पाथ फॉलो हो जाएगा। इस पे आयोडाइड अटैक करेगा। SN1 हमेशा 2 स्टेप में होता है, जैसे आप देख रहे हो। तो ईथर खत्म होता है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं फिनॉल पे। पहला आ रहा है, व्हाई क्यूमीन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। देखो, बिकॉज साइड प्रोडक्ट एसीटोन is an important organic solvent. Side product acetone is a important organic solvent. तो रिएक्शन लिख लेते हैं। हालांकि रिएक्शन प्रैक्टिस अलग से भी होनी है, आपको पता है। इसमें तो वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो रिएक्शन बेस्ड हैं, बस हम इसकी रीजनिंग करानी है मुझे। तो क्यूमीन की पहले ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, हवा में इसको छोड़ दिया जाता है। इससे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसमें एसिड डालते हैं तो ये क्लीव कर जाता है और फिनॉल और एसीटोन बन जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिनॉल एंड एसीटोन।
हाँ, 10th आ रहा है डाइजोनियम सॉल्ट इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? आंसर लिखो, इट हाइड्रोलाइज टू गिव फिनॉल। इट हाइड्रोलाइज टू गिव फिनॉल। पानी इसके अंदर पहले से ही होता है, मुझे कोई अलग से नहीं डालना, पर वो पानी 273 पे इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। पर जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा और फिनॉल बना देगा। तो मैं पानी लिख देता हूँ, बट पानी एक्चुअली उसके अंदर पहले ही था, हमने कोई बाहर से अलग से ऐड नहीं किया। इलेवन क्वेश्चन है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर प्लस वाटर, इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड क्यों डालते हैं? लिखो, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो पानी पी जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर so that reaction cannot go backward. So that reaction cannot go backward. 12th क्वेश्चन, इस रिएक्शन में पायरोडीन क्यों डालते हैं? ये भी एस्टरिफिकेशन है, एसिड क्लोराइड प्लस फिनॉल गिव एस्टर। एक करेक्शन कर लो इसमें, पहला वाला जो है वो मतलब रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। पहला वाला एसिड है, CH3COH कर लो उसे। तो एसिड प्लस या पहला वाला एल्कोहल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो पहला वाला एल्कोहल ले लो। 12th रिएक्शन में CH3COCl काट के CH3OH कर लो। तो अल्कोहल में डाला हमने बेंजोइल क्लोराइड, तो एस्टर बना। इस रिएक्शन में पायरोडीन क्यों डालते हैं? सेम रीजन, लिखो, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पे जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl है, pyridine बेस है, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। लिखो, pyridine इज ए बेस, pyridine इज ए बेस, it remove HCl, it remove HCl by salt formation, it remove HCl by salt formation. 13th, what happens if phenol is kept in air for long time? बोलो जी। It oxidizes to benzoquinone। लिखो, लिखो, it get oxidized slowly, it get oxidized slowly to colored compound benzoquinone, it get oxidized slowly to colored compound benzoquinone। फोर्टींथ, फिनॉल में अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ। तो फर्स्ट पार्ट यही था कि ए और बी पहचानो।
पहली बात तो ये बनेगा, आप इसको पूरा तो करो और फिर हम आंसर्स देते हैं। पहले तो आप रिएक्शन ही लिखो बस अपना, आप पहले रिएक्शन पूरा करो फिर सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। जो पैरा बोल रहा है वो नशेड़ी है, इसका मतलब वो एक आम बच्चा है। सो एक्सपेक्ट मत करिए, रोइयो मत, इसको आप पढ़ के नहीं आते हो। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। देखो हर जगह केमिस्ट्री में पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, इस सेक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है। आपसे कहा है आप एनसीईआरटी पढ़ो, साथ साथ पढ़ो, चीजें ग्रो करो। आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। देखो बिकॉज it is extra stable due to intramolecular hydrogen bonding. Because it is extra stable due to intramolecular hydrogen bonding. It is extra stable due to intramolecular hydrogen bonding. सेकेंड है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पेनाइट्रोफेनॉल को सेपरेट कैसे करते हैं। टेक्निक का नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है जी। दे आर सेपरेट, पूरा एक पैराग्राफ बना हुआ है इसके ऊपर। दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्या करते हैं इसके अंदर, ओएनपी और पीएनपी दोनों मिक्स हैं, उसमें आप स्टीम पास करो। आपको पता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम की गर्मी से वो उड़ना शुरू हो जाएगा, उड़ के अलग अलग हो जाएगा, पैरा वाला वहीं रह जाएगा। लिखो स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज ONP इज स्टीम वोलेटाइल। बिकॉज ONP इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम पास करने पे उसकी गर्मी से वो उड़ जाता है, इसीलिए वो उड़ के अलग हो जाएगा, पैरा वाला पीछे रह जाएगा। 15th आ रहा है वाई फिनॉल ऑन ब्रोमिनेशन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। तो पहले तो रिएक्शन दे देते हैं। तो फिनॉल के अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं सॉल्वेंट इफेक्ट देखा जाता है यहां पे। अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे तो नॉर्मल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप पानी यूज करोगे एज ए सॉल्वेंट तो ट्राई प्रोडक्ट बनेगा। इसने कहा ऐसा क्यों। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, in non-polar solvent like carbon disulfide, in non-polar solvent like carbon disulfide, phenol remain unionized. Phenol remain unionized. Phenol remain unionized and form normal orthopara product. Phenol remain unionized and form normal orthopara product. फिनॉल को कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे तो वो फिनॉल ही रहेगा, आयोनाइज नहीं करेगा, और जो बनना चाहिए वही बनेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। सेकंड पॉइंट लिखो, इन वाटर फिनॉल गेट आयोनाइज। पानी में जाके फिनॉल टूट जाता है, फिनॉक्साइड बनाता है। इन वाटर फिनॉल गेट आयोनाइज एंड फॉर्म फिनॉक्साइड एंड फॉर्म फिनॉक्साइड। और मैंने काफी जोर देके आपको पढ़ाया था, फिनॉल के काफी सारे रिएक्शनों में हम पहले उसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं।
क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन वाटर फिनॉल गेट आयोनाइज एंड फॉर्म फिनॉक्साइड विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, which is more reactive towards electrophilic substitution reaction. And form triproduct, which is more reactive towards electrophilic substitution and form triproduct. अगला क्वेश्चन है, हाउ पिक्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल इन गुड यील्ड। पिक्रिक एसिड ज्यादा मात्रा में बने उसके लिए पहले सल्फोनेशन करवानी पड़ती है। सल्फोनिक ग्रुप कम से कम 2 फिनॉल पे लगा देने होंगे। उसके बाद नाइट्रेशन करनी है, तो पिक्रिक एसिड अच्छी मात्रा में बनेगा। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोक्विनोन में, जिससे पिक्रिक एसिड की यील्ड खराब हो जाती है। नाइट्रिक एसिड फिनॉल को ऑक्सीडाइज ना कर पाए उसके लिए पहले सल्फोनेशन कर दी जाती है। सल्फोनिक ग्रुप एंटीऑक्सीडेंट है, वो नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने से रोक देता है। अगला आ रहा है गिव प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन बनाई जाती है सैलिसिलिक एसिड से। ये सैलिसिलिक एसिड है जो कॉल्ब रिएक्शन से बनता है। इसकी करवानी है हमें नॉर्मल एसिटाइलेशन। फिनॉल का H हट जाएगा, COCH3 लग जाएगा, जैसे ग्लूकोज में किया था हमने। एस्प्रिन एक पेन किलर है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। ये पेन किलर है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। एटीन थोड़ा टफ है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल इन कॉल्ब एंड रीमन टीमन रिएक्शन। कॉल्ब और रीमन टीमन दोनों में पहले NaOH डालते हैं। उसके बाद अगर आपने कॉल्ब करवाना है तो CO2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अगर रीमन टीमन करवाना है तो क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहां पे बनता है सैलिसिलिक एसिड, यहां बनता है सैलिसिल्डिहाइड। ये तो रिएक्शन प्रैक्टिस है। इलेक्ट्रोफाइल वो जो बेंजीन पे अटैक करे। तो जो आपका कॉल्ब रिएक्शन है इसमें CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और जो आपका रीमन टीमन रिएक्शन है इसमें एक चीज होती है, इसे डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, जो क्लोरोफॉर्म से बनता है। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, जैसे कि एसिडिक में होता है, और क्लोरीन छीन जाती है। तो आप कार्बन की स्थिति को समझो, 2 लोग जा रहे हैं। जब हाइड्रोजन गया तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, इससे इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जब क्लोरीन गया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल।
सो ये डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, इसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, क्लोरीन कार्बन के छीन की चली जाती है, CCl2 नाम की एक चीज बनती है, ये इलेक्ट्रोफाइल होती है, इसे कार्बीन कहते हैं, और ये फिर आगे जाके बेंजीन पे अटैक करती है। इतनी डिटेलिंग सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में कॉल्ब के लिए लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़ो। CO2 एक्ट एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे CO2 काम करती है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनती है, इससे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये कार्बन फिर बेंजीन पे अटैक करेगी। इलेक्ट्रोफाइल इज समबडी विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पे CCl2 अटैक करती है बेंजीन पे इन RTR, और कॉल्ब के अंदर CO2। लिखो, ये बातें नोट करो, थोड़ा हैवी है लेकिन ये सीखना है, सुनना है ये। अगला आ रहा है वाई OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एन OP डायरेक्टर फिनॉल में। सेम आंसर है जो पीछे एनी सॉल्व में आया था। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट OH makes benzene electron rich, due to plus R effect OH makes benzene electron rich, hence act as activating group, hence act as activating group। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट के कारण बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगी। सेकेंड है लिखो, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, due to plus R effect ortho and para position become electron rich, hence it act as OP director, hence it act as OP director। यहां से अब एल्कोहल शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 20। सो गिव मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, मार्कोनी का एडिशन होती है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन, पानी का जुड़ना, पानी के ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी, खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और लास्ट स्टेप है डी प्रोटोनेशन।
हर क्वेश्चन गोल्ड है जी, एवरी क्वेश्चन इज गोल्ड। फिलहाल में आपने सारे रीजनिंग क्वेश्चन कवर कर लिए। ये मैकेनिज्म बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, कभी इथीन आ जाता है, कभी एल्कीन लिख देते हैं, कभी प्रोपीन लिख देते हैं। ये नहीं आया तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं, उसका मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म होता है, उसके स्टेप सिखाए गए हैं आपको। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आपको याद करना है तो सबसे आसान तरीका ये है, जस्ट थिंक अबाउट इट। B2H6 जो है वो BH3 में टूट जाता है, तो आप BH3 में डाल रहे हो प्रोपीन। यहां देखो, आप याद करने के लिए कैसे करोगे, H हटा के प्रोपाइल लगा दो। जिसको आज तक कभी याद नहीं हुआ आप दोबारा देखो नई सोच के साथ। H हटा के प्रोपाइल लगाना है, आपने प्रोपीन डाली है अच्छी बात है, आपने प्रोपाइल लगाना है। प्रोपाइल इज CH3 CH2 CH2। H हटाया, प्रोपाइल लगाया, एक H और हटा दो, एक प्रोपाइल और लगा दो। जो आज तक नहीं समझ पाया ध्यान लगाओ, एक H और हटा दो, एक प्रोपाइल और लगा दो। 30 सेकेंड देखते रहो। तो डाइबोरेन BH3 में ब्रेक करता है, BH3 में 3 हाइड्रोजन है, एक H हटाया, प्रोपाइल लगाया, प्रोपीन प्रोपाइल। दूसरा H, दूसरा प्रोपाइल, तीसरा H गया, तीसरा प्रोपाइल। लास्ट स्टेप पे आता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेसिक मीडिया में NaOH के साथ ऑक्सीडेशन करता है, और एंड प्रोडक्ट वही है जो तुम्हें बनाना था। क्या बनना था, यहां पे एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। बेसिकली अब ये OH लगाएगा, 3 OH यहां फेंक देगा, 3 OH यहां फेंक देगा, 3 प्रोपाइल, 3 OH। बोरोन के साथ भी क्या लग जाएंगे, 3 OH। इसे बोरिक एसिड कहते हैं, ये इसका साइड प्रोडक्ट है। और एरो पे क्या लिखना था, प्रोपीन। तो ये ना सोच के कि प्रोपीन कैसे अटैक करती है, आप बस ये याद करो, पहले प्रोपाइल लगा के बैठो, प्रोपीन बाद में दिखाओ। अगर अब तक याद नहीं कर पाए तो उतारो, ये इसके स्टेप्स हैं। ट्वेंटी टू आ रहा है, ये एल्कोहल आपको बनाना है यूजिंग ऑल पॉसिबल एल्कीन।
तो देखो दो एल्कीन हम पॉसिबली सोच सकते हैं। हमें एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बारे में ही सोचना होता है। अगर आप और ऐसी एल्कीन लेनी होती है जिससे एक ही प्रोडक्ट बने, तो यहां पे OH है, फोकस करो, इस कार्बन को देखते रहो जिस पे OH है। एल्कीन कैसे बनानी है, या डबल बॉन्ड इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, बस दो ही ऑप्शन है। या डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में होगा या इनके बीच में होगा। अगर इन दोनों के बीच में उठाया तो ये एल्कीन है, और अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड सोच रहे हो तो ये एल्कीन है। OH यहां से हटा दो, H यहां से हटा दो, ये एल्कीन बन गई। उल्टा सोचते हैं, OH यहां से गया, H यहां से गया, तो ये एल्कीन आ गई। ये दो एल्कीन है जिनमें पानी डाल के ये बन सकते हैं। आंसर वो करेक्ट माना जाएगा जिससे सिर्फ एक ही एल्कोहल बने जो आपको चाहिए, और करना हमेशा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ही है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हाइड्रोबोरेशन जब तक नहीं कहा जाता तब तक नहीं सोचते। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, 100% यही बनेगा जो आपको चाहिए, जो एल्कोहल आपको चाहिए वही बनेगा। इसमें हाइड्रोबोरेशन, इसमें जब हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करेंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, क्योंकि इसमें समझ में तो आ नहीं रहा, H दोनों जगह बराबर है, तो H यहां भी आ सकता है, H यहां भी आ सकता है, OH यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। जहां दो प्रोडक्ट बनने की संभावना हो जाए वो एल्कीन ऑप्शन में नहीं लेनी है। और जो मुंह खोल के आप इसको देख रहे हो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ा मरा करो यार, थोड़ा फोकस करो। सो ये वाली एल्कीन आपने चूज नहीं करनी है क्योंकि यू आर गेटिंग द मल्टीपल प्रोडक्ट। तो ये एल्कीन करेक्ट है, ये गलत है, ये सही आंसर है। किसी एल्कीन में अगर पानी डाल के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना हो रही हो, जो इसमें होगी क्योंकि अनसिमेट्रिकल तो है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या सेम है। सेकंड कार्बन पे अगर H आता है तो अलग कंपाउंड बनेगा, थर्ड कार्बन पे अगर H आता है तो अलग कंपाउंड बनेगा। ऐसे में वो एल्कोहल भी बनेगा जो आपको चाहिए और वो एल्कोहल भी बनेगा जो आपको नहीं चाहिए। तो इस एल्कीन को हम पिक्चर में नहीं लेंगे, हम इस एल्कीन को गलत मानेंगे ये एल्कोहल बनाने के लिए। एनसीईआरटी के इसके 4 पार्ट हैं, उनमें ध्यान लगाओ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, वो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अब ये वो समय है जब इन क्वेश्चनों पे काम करना चाहिए, बिकॉज अगर ये टफ है या अगर ये वटेवर मुश्किल है, जो भी जिस भाषा का इस्तेमाल कर लो, तो बोर्ड की छुट्टियों में नहीं होंगे, अभी होंगे। फिर ये इन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करो। ट्वेंटी थ्री बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर टेस्ट का हिस्सा रहे। इस कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है, और इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। काम की बात क्या है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता ये। तो लिखो NaBH4, पहले लाइन लिख लो, NaBH4 cannot reduce ester. NaBH4 cannot reduce ester. Ketone on reduction gives secondary alcohol. एस्टर पार्ट का कुछ नहीं होगा, ये आपका आंसर है। तो कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। ट्वेंटी फोर, कीटोन में डाल रहे हैं गिनार्ड एजेंट, कहावत बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव टर्शरी अल्कोहल। उसके स्टेप्स दिखाने हैं आपको। तो हम डालेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
फर्स्ट स्टेप पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओ के साथ MgBr, कार्बन के साथ कार्बन का ग्रुप जो यहां फिनाइल है, फिर करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, so we get tertiary alcohol. उसने ए और बी आपसे पूछे हुए थे, ये ए है और ये बी है। सर साइड प्रोडक्ट्स हर रिएक्शन में लिखना जरूरी है? अब जरूरी है, नवंबर से पहले नहीं था। इसे देख, बिल्कुल चुपचाप बिना शोर मचाए मैं साइड प्रोडक्ट लिख रहा हूं। अगर हमें दिसंबर में भी कुछ नया नहीं सीखा तो क्या सीखा यार? साइड प्रोडक्ट कौन सी बड़ी बात है, पूरा तूफान, इतना बड़ा हाथी समझ लिया, पूछ क्या चीज है ये। नेक्स्ट आ रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, तो मैं इथेनॉल का सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। इसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, वैसे आपको याद है 443 केल्विन होता है, बट हीट भी लिख देंगे तो चल जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, H+ से एसिड आएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी, H के साथ खुद पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, पानी का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अपने में से प्रोटॉन निकालेगा, डी प्रोटोनेशन। तभी कह रहा हूं सारे मैकेनिज्म कवर्ड हैं इसके अंदर, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ट्वेंटी सिक्स, आपको याद होगा एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन था। आप इस टेक्सचर को ध्यान से देखो, क्या OH हट रहा है? हाँ ना बोलो, क्या OH हट रहा है? क्या Br लग रहा है? पर जहां OH लगा था वहां Br नहीं लग रहा। प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, ये तो है नहीं, प्रोडक्ट आपको सोचना है। तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसी को और उसी फॉर्म में एक अलग से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। HBr एसिड है तो H+ देगा, ऑक्सीजन की आदत है इलेक्ट्रॉन को हेल्प करती है, इलेक्ट्रॉन देगी, O पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी बाहर आएगा। काफी सारे स्टेप तो ऑब्वियस से होते हैं, इतने सारे मैकेनिज्म करके जो हाथ बैठा होता है उसी का निचोड़ होता है ये, कुछ अनहोनी नहीं हो रही है।
हर क्वेश्चन में ऐसा ही तो कर रहे हो। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो बी आर माइनस ने यहाँ पे अटैक कर दिया होता, प्रोडक्ट मेरे सामने है, मुझे मालूम है यहाँ पे कुछ और भी हुआ है। ब्रोमाइड आने से पहले यहाँ पे हुई है रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन में एक बेचैनी है, बेचैनी स्टेबल होने की है। अपने आप से हम ये कभी नहीं सोचते, लेकिन आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, बार बार कह रहे हैं सीबीएसई में, कभी अपने आप से नहीं सोचना आपको। ये कोई कंप्लीट द फॉलोइंग नहीं है, आपको आंसर दिया हुआ है, आप सोचो क्या हुआ होगा। बी आर बीच में आया है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बीच में होगा, इसका मतलब यहां पे एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीनेगा और यहां पहुंच जाएगा, रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन प्राइमरी से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। और ये रीअरेंजमेंट हुई भी तो इसीलिए है ताकि प्राइमरी से बन जाए सेकेंडरी। लास्ट स्टेप है अटैक ऑफ ब्रोमाइड, जो कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है। लिखो, आराम से सीखो। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, इसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। H माइनस यहां से निकलता है और यहां आ जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। और सिंपली क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ है नहीं तो आप कह सकते हो रीअरेंजमेंट हो गई। नेक्स्ट आ रहा है डिस्टिंग्विश। ऐसे तो एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है डिस्टिंग्विश करने के, लेकिन हमने जो आपको सिखाया उसके बेसिस पे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पास दो टेस्ट अवेलेबल हैं अल्कोहल के, एक तो लुकास और दूसरा आइडोफॉर्म। लुकास कब लगाते हैं, लुकास कब लगाते हैं, जब आपको अल्कोहल दे रखे हो जिनकी डिग्री का फर्क हो। पहला आ रहा है इथेनॉल एंड मिथेनॉल, डिग्री बताओ जी। टेक्निकली दोनों ही प्राइमरी हैं, सो लुकास टेस्ट हो गया। जब लुकास ना लगे तो 100% वहां क्या लगेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी पे H और मिथाइल भी लगा हुआ है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या डालते हैं, NaOH, I2, हीट, मिथाइल पार्ट का बन जाएगा आइडोफॉर्म, बचे हुए कार्बन का बनेगा एसिड, मीडियम, बेसिक सॉल्ट। आइडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स होते हैं जो इस टेस्ट की पहचान है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। बी पार्ट आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की साउंड ही टर्शरी है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। डिग्री का फर्क है तो आप लुकास की तरफ बढ़ो। लुकास में क्या डालते हैं, HCl जिंक क्लोराइड। एक टेक्निक दी गई है उसको फॉलो करो। यहां पे टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली,
और यहाँ क्योंकि सेकेंडरी है तो 5 मिनट के बाद आएगी। हाँ, इस केस में आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी लगा सकते थे, हाँ ना बोलो, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे H भी लगा है और मिथाइल भी लगा है। लेकिन मत लगाओ, अपने रूल्स मत ब्रेक करो। आप पहले डिग्री देखते हो, लुकास लगाना आसान है, लुकास के बारे में सोचो। डिग्री सेम होने पे ही आइडोफॉर्म की तरफ बढ़ो। सी आ रहा है फिनॉल एंड मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है तो फिर ये लुकास टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऐसा अल्कोहल है जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती, तो फिर ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे सकता। तो फिर मैं किसका टेस्ट लगाऊंगा? फिनॉल का। फिनॉल का आपके लिए जो सबसे आसान है लगाना वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो फिनॉल का कोई भी टेस्ट नहीं है, पर ये सबसे बढ़िया टेस्ट रहेगा ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज दिस कंपाउंड इज ए वाइट पेपिटी और यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेरिक्लोराइड टेस्ट मैंने पैकेज में लिखवाया है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं मना करता हूं कि वो मत लगाना। ये चीज एनसीईआरटी में है तो आई कैन थिंक अबाउट ए एप्लीकेशन की, हाँ चलो एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, मैंने अप्लाई कर लिया। टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। अगला आ रहा है रेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बहुत ही फेमस। हाँ जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होता है? ईथर में, क्योंकि जो दो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें हाई रिपल्शन होती है जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। उसके बाद फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में फिनाइल थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो रिपल्शन कॉज करता है। और उसके बाद मिथेनॉल। नेक्स्ट वी हैव YCO bond length in phenol is shorter. आंसर लिखो, ड्यू टू sp2 कार्बन एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू sp2 कार्बन एंड रेजोनेंस इफेक्ट। sp2 कार्बन छोटा बॉन्ड बनाती है और रेजोनेंस के कारण आपको पता है डबल बॉन्ड करैक्टर पैदा होता है, जिससे अगेन बॉन्ड की लंबाई छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल या डाई मिथाइल ईथर? आंसर लिखो इथेनॉल, बिकॉज ऑफ इथेनॉल आंसर है। रीजन है बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे होते। अगला आ रहा है विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मीथेनॉल या फिनॉल। आंसर लिखो मीथेनॉल, मीथेनॉल। रीजन लिखो, एल्काइल ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग, एल्काइल ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग, smaller alkyl part, more water solubility, smaller alkyl part, more water solubility। टू आ रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो जवाब है पैरानाइट्रोफिनॉल। रीजन लिखो, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो पानी में घुलेगा, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। आपको पता है जो ऑर्थो आइसोमर है वो किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, क्योंकि जो इंट्रा बनाते हैं वो इंटर नहीं बनाते। जिनमें इंट्रा होती है वो दूसरों के साथ कोई भी अट्रैक्शन फॉर्म नहीं करते। पानी में घुलना है तो पानी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, पानी से दोस्ती करनी पड़ेगी, पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, जो पैरा वाला बना पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो, because its molecules are held by strong intermolecular hydrogen bonding. Its molecules are held by strong intermolecular hydrogen bonding, आपस में प्यार। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो एक जैसे लिक्विड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। वाटर सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। बनाओ। सी पार्ट, कौन वोलेटाइल है? तो सी पार्ट का आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो, बिकॉज इट फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इट फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hence do not form IMPA, hence do not form IMPA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाता। जो इंट्रा बनाते हैं वो इंटर नहीं बनाते, because it form intramolecular hydrogen bonding, hence it do not form IMPA, so easily get vaporize, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, अट्रैक्शन ही नहीं है, हल्का सा हीट किया उड़ गया, hence easily get vaporize। डायग्राम बनाओ।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मोलासिस से इथेनॉल बनाने का प्रोसेस है। एक्सप्लेनेशन में सिर्फ रिएक्शन लिखवा रहा हूं। तो जो मोलासिस होती है उसमें चीनी होती है, मोलासिस में चीनी होती है जो एनारोबिक कंडीशन में इनवर्टेज नाम का एंजाइम जो फंगस यीस्ट से आता है उसके साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। इस एंजाइम को इन्वर्टेज क्यों कहते हैं बोलो? क्योंकि जो चीनी है, शुगर, इसका एक और नाम इन्वर्ट शुगर भी है। तो जो इन्वर्ट शुगर के साथ रिएक्ट करे वो इन्वर्टेज, और फिर जो ग्लूकोज बनता है उसको जाइमेज नाम का एंजाइम इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। देखो, invertase and zymase come from a fungus called yeast. Invertase and zymase comes from fungus called yeast. तो इससे बनेगी शराब, इथेनॉल बनाना। इस शराब बनाने का तरीका फर्मेंटेशन। फर्मेंट का मतलब सड़ना। तो मोलासिस एनारोबिक कंडीशन में लिया जाता है। सड़े हुए गन्ने हो गए या कोई और शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट, बीट रूट हो गया, जिसमें जो स्टार्ची फूड है जिनमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा है, उनको फर्मेंट किया जाता है और फिर करके ये बनता है। इन्वर्टेज जाइमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ना किसी फॉर्म में यहां से कुछ आने की खबर है एक्चुअली। देन वी हैव 34, गिव वन यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड। हु इज कार्बोलिक एसिड? तो पहले कार्बोलिक के ब्रैकेट में लिखो इसे फिनॉल, फिनॉल का ही नाम है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल का ही नाम है कार्बोलिक एसिड। लिखो 1% फिनॉल जो है इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट, और 0.2% फिनॉल जो है इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक। तो अगर फिनॉल कम मात्रा में पानी में डाला जाए तो ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक स्किन पे लगाए जाते हैं, चोट लगने पे जो डिटोल लगाते हैं वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फर्क है? एंटीसेप्टिक स्किन पे लगाते हैं, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग चीजों पे लगाते हैं, फर्श पे लगाते हैं, टॉयलेट क्लीनर हो गया वो सब। दूसरा है पावर अल्कोहल। देखो, इट इज यूज एज अल्टरनेटिव फ्यूल, इट इज यूज एज अल्टरनेटिव फ्यूल। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल। हाँ जी, इसमें पेट्रोल कितना होता है? 80% लिखो, पेट्रोल 80%, इथेनॉल 20%। ये वॉल्यूम रेशो है। पेट्रोल 80%, इथेनॉल 20%। तो अभी के लिए इतना काफी है। अगली क्लास मैं 25 मिनट पहले लूंगा। तो आपकी जो सैटरडे वाली क्लास है, आप लेट भी आते हो तो आप लेट आओ, क्लास टाइम पे शुरू हो जाएगी। 2:45 से नॉर्मल जैसे हम चलते हैं 4:40 तक हम क्लास लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया है 15-20 मिनट का, तो हमें अगली क्लास में चैप्टर पूरा निपटाना है। तो अगली क्लास 25 मिनट पहले लगेगी, व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर देंगे आपको। कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लो।